सो टुडेज टॉपिक इज़ कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस। सबसे पहले आज हम ये देखेंगे कि फॉस्फोरस किस टाइप से और कौन कौन से कंपाउंड्स बनाता है, और बेसिकली एनसीईआरटी के थ्रू हमारे सिलेबस में कौन कौन से कंपाउंड्स डाले गए हैं। तो अगर मैं सबसे पहले कंपाउंड की बात करता हूँ तो सबसे पहला कंपाउंड हमारे पास होता है फॉस्फिन। और फॉस्फिन के केमिकल फॉर्मूले की मैं बात करता हूँ तो केमिकल फॉर्मूला होता है PH3। PH3 दिस इज़ नॉन एज फॉस्फिन गैस। ये हमेशा किस फॉर्म में मिलने वाला है? हमको गैस फॉर्म में मिलने वाला है। अब एक सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ से एक अराइज होता है कि फॉस्फोरस कंपाउंड्स क्यों बनाता है, वाई फॉस्फोरस मेक दी कंपाउंड्स। तो बेसिकली फॉस्फोरस के अंदर एक प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं कैटिनेशन की प्रॉपर्टी। और नाइट्रोजन फैमिली के अंदर ये इकलौता ऐसा एलिमेंट है जो अपनी टेट्रा एटॉमिक स्टेट पर होने के साथ कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। नाइट्रोजन के अंदर कैटिनेशन नहीं पाया जाता, ये केवल डायटोमिक फॉर्म पर मिलता है ड्यू टू द लोन पेयर, ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। और या ये कह सकते हैं कि रिएक्शन में पार्टिसिपेशन देने के लिए इसके पास केवल s और p ऑर्बिटल ही प्रेजेंट होते हैं। ये केवल p और p पाई बॉन्डिंग बनाने के लिए ही अवेलेबल रह पाता है, d पाई p पाई बॉन्डिंग नहीं बना पाता। जबकि फॉस्फोरस d पाई p पाई बॉन्डिंग भी बनाता है और d पाई बॉन्डिंग भी बनाता है। तो ये दो तीन चीज़ें जो फॉस्फोरस को लेकर के हमें याद रखनी है। और इसकी अकरेंस की हमने बात करी थी तो ये सेकेंडली मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। फॉस्फोरस इज द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट पर दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा परसेंटेज में यही पाया जाता है। अब जनरल प्रिपरेशन की अगर मैं बात करता हूँ फॉस्फिन को लेकर के कि फॉस्फिन को लेबोरेटरी के अंदर हम कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो उसमें सबसे पहला मेथड हमारे पास आता है बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड विद वाटर, या फिर हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड। अब कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज था, फॉस्फोरस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, नॉन मेटल है, -3 वैलेंसी के साथ आएगा, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई से नीचे और 2 क्रॉस मल्टीप्लाई से नीचे, तो फॉर्मूला हो गया Ca3P2। तो ये तो बात हो गई केमिकल फॉर्मूले की कि अगर किसी को डाउट रहता है केमिकल फॉर्मूला बनाने में तो इस तरीके से हम केमिकल फॉर्मूला बना सकते हैं बाय दी आयनिक चार्ज। अब मुद्दा ये है कि जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो रिएक्शन किस तरीके से होगी। तो ये हमने Ca3P2 को वाटर में डाल देना है HOH। एक चीज़ अब यहाँ पे ध्यान रखनी होगी, 10th क्लास में पढ़ाई जाती थी एक ECS इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जिसको हम रिएक्टिविटी सीरीज़ के नाम से भी जानते हैं, या फिर 11th और 12th क्लास में बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पढ़ाई गई है। वहाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने पढ़े हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हम बात करते हैं SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये दो चीज़ें वहाँ पर डिफाइन करवाई जाती हैं। लेकिन हमें यहाँ पर केवल रिएक्टिविटी की नीड है कि 10th क्लास में जब रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ाई गई थी तो वहाँ बताया गया था कि कैल्शियम इज़ मोर रिएक्टिव इन द मेटालिक सीरीज़, यानी कि कैल्शियम एक मॉडरेट रिएक्टिव मेटल के अंदर कंसीडर होता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है, फॉस्फोरस जो कि एक नॉन मेटल है, तो रिएक्टिविटी सीरीज में इनको तो जगह कहीं पर मिली ही नहीं थी। तो ये कैल्शियम तुरंत अपना एक कॉन्जुगेट ढूंढेगा जो कि अभी 2 पॉजिटिव स्टेट पर होगा पानी में पहुँचते ही, और पानी के पास क्या है OH निगेटिव आयन, दोनों ही एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेशन देंगे और फॉर्मेशन करेंगे CaOH के होल ट्वाइस की। दिस इज़ नॉन एज स्लेक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका केमिकल नेम क्या है स्लेक्ड लाइम। और अब जो दूसरी चीज़ हमारे पास बची जो अभी रिएक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं दी है, फॉस्फोरस एज इट इज़ पड़ा है पानी के अंदर, हाइड्रोजन आयन एज इट इज़ पड़ा है पानी के अंदर, ये कंबाइन होकर के क्या बनाएंगे फॉस्फीन गैस। अब फॉस्फीन गैस बनी इसका कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये तो एक थ्योरेटिकल पार्ट हो गया कि हाँ ऐसा लेबोरेटरी के अंदर सबसे पहले हुआ और हमने वही चीज़ लिख करके वही चीज़ बता दी। तो इसको पता लगाने के लिए बेसिकली क्या किया जाता है कि जिस एपरेटस में ये बेसिकली एक हमने फ्लास्क यूज़ किया जो फ्लैट बॉटम फ्लास्क है, फ्लैट बॉटम फ्लास्क को एक वायर गोज पे रख के हमने गर्म करना है।
स्प्रिट लैंप की हेल्प से। इस पूरे के पूरे फ्लास्क को एक स्टैंड की हेल्प से हम क्या कर देंगे, टाइट कर देंगे। उसके बाद इस फ्लास्क के अंदर हमने डाला कैल्शियम फॉस्फाइड और वाटर, और यहाँ हमने एक एक्सटर्नल ट्यूब का यूज़ किया जो इस कंपाउंड के अंदर बनने वाली गैस को सेपरेट करेगा। अब ये जो ट्यूब है बेसिकली इसको पानी से भरे हुए एक बीकर के अंदर डाल दिया, और ये ट्यूब बेसिकली यहाँ से थोड़ी सी बेंड होती है। पानी से भरी हुई एक कलेक्टर जिसको हम ग्राही बॉक्स कहते हैं, कलेक्टिव टैंक कहते हैं, उसके अंदर इसको डिप कराया हुआ है। जैसे ही यहाँ से गैस बाहर निकलेगी तो वो गर्म होगी, टेस्ट ट्यूब से एक्सटर्नल ट्यूब से होती हुई पानी के अंदर जाएगी। तुरंत एक आवाज़ आएगी यहाँ से श करके, यानी कि हिस वाला साउंड आता है। हिस साउंड के साथ वो गैस ठंडी होगी, और जैसे ही वो ठंडे वाले पार्ट के कांटेक्ट में आएगी जो पानी में डिप है, तुरंत यहाँ से गोल छल्ले बनाते हुए उड़ जाएगी। वो छल्ले धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठते हुए बड़े होते जाएंगे, और ये टेंडेंसी, ये जो प्रॉपर्टी है वो केवल फॉस्फीन गैस में पाई जाती है, जिससे आइडेंटिफिकेशन होता है कि हाँ कैल्शियम फॉस्फाइड का हाइड्रोलिसिस करने से हमें क्या मिलने वाली है, फॉस्फीन गैस मिलने वाली है। दूसरा प्रोसेस क्या होता है लेबोरेटरी के अंदर, अगर हमें इसे बनाना हो तो हम फॉस्फोरस को अल्कली सॉल्यूशन में डाल सकते हैं। सीधा सीधा फॉस्फोरस को अल्कली सॉल्यूशन में डाल दो और उसको गर्म कर दो। जैसे ही गर्म करोगे, अच्छा गर्म करने से पहले एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि ये जो अल्कली सॉल्यूशन है बेसिकली ये एक इनर्ट एटमॉस्फेयर में होना चाहिए। इनर्ट एटमॉस्फेयर मीन्स आपने एक बीकर लेना है या एक कंटेनर जिसके अंदर ये NaOH भरा हुआ हो, जैसे हमारी केमिकल लेबोरेटरी के अंदर रखे होते हैं, छोटे छोटे जार रखे होते हैं, उनके अंदर अल्कली सॉल्यूशन भरे होते हैं। तो ये मैंने एक जार के अंदर H2SO NaOH भरा हुआ है, और इस NaOH पर पहले मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास आउट करूँगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस जार के अंदर जाएगी तो इसके अंदर की जितनी भी एयर होगी वो बाहर आ जाएगी और अंदर के मीडियम को कर देगी इनर्ट। जैसे ही अंदर का मीडियम इनर्ट होगा तो हम उस NaOH को रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराने के लिए लाएंगे विद फॉस्फोरस। और क्योंकि मैं बोल रहा हूँ एल्कली का सॉल्यूशन यूज़ करना है, इसलिए हमने साथ में क्या डाला है, वाटर डाला है। या फिर आप सीधे रिएक्शन में डाल सकते हैं P4 प्लस NaOH और साथ में नीचे लिखेंगे एक्वस। तो अब इसका मतलब ये है कि आप पानी को पहले ही इसके अंदर कंज्यूम करा चुके हैं, लेकिन बैलेंसिंग करते हुए हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के नंबर को उसी अकॉर्डिंग बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे ही फॉस्फोरस अल्कली सॉल्यूशन से रिएक्शन करेगा तो हमारी रिक्वायरमेंट की जो चीज़ें सबसे पहले हम उसको अलग निकाल लेंगे, दैट इज़ फॉस्फीन। PH3 को जैसे ही हम बाहर निकालते हैं तो सोडियम तुरंत किसकी फॉर्मेशन करता है, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड की फॉर्मेशन करता है। अब अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करूँ फॉस्फोरस की तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। फॉस्फीन के अंदर फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट है -3। NaH2PO2 के अंदर अगर हम चेक करते हैं तो सोडियम का कितना हो गया, +1, हाइड्रोजन का हो गया +2, ऑक्सीजन का हो गया -2। टोटल ये कैंसिल आउट होकर के कितना बचेगा, 1 बचेगा, जो कि =2 में जाने से 2 to the 4 सॉरी, तो यहाँ से बचेगा हमारे पास -2 और +1, तो यानी -1 और =2 में जैसे हम उसको भेजेंगे तो फिर ये वापस से +1 हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट मिली एक +1। तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। नाइट्रोजन भी डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाता है, फॉस्फोरस भी डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाता है। एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि राइट डाउन द एग्जांपल्स ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू द नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। तो नाइट्रोजन के केस में हमने नाइट्रोजन सीरीज में देखा था, अभी फॉस्फोरस के कंपाउंड है तो फॉस्फोरस की डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ये हो गई। अब डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्यों कह रहे हैं कि डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में कोई भी एक एलिमेंट मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी, लेकिन जैसे ही वो कन्वर्ट हुआ एक जगह -3 दिखाया और दूसरी जगह +1 दिखाया। एक तरफ ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी और एक तरफ ऑक्सीडेशन स्टेट घटी। तो यानी कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हुआ और रिडक्शन भी हुआ। तो जब वो फॉस्फोरस से फॉस्फीन बना दैट इज़ रिडक्शन, जब वो फॉस्फोरस से सोडियम हाइपोफॉस्फाइट में आया दैट इज़ ऑक्सीडेशन। और ऐसी रिएक्शन को हम साथ में क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। तो ये बेसिक एग्जांपल है जो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू दी फॉस्फोरस काउंट किया जाता है। ये हो गया हमारे पास दूसरा मेथड। तीसरा अगर हम बात करें तो तीसरे को हम बना सकते हैं, बेसिकली एक कंपाउंड हमारे सामने है जो कि इनफ्लेमेबल, नॉन इनफ्लेमेबल होता है। फॉस्फोरस
को सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा हाइड्रो आयोडिक एसिड के साथ रिएक्शन करा करके फोस्फोनियम आयोडाइड में। जैसे अमोनियम होता है NH4, उसी तरीके से PH4 होता है फोस्फोनियम। फोस्फोनियम पर होता है पॉजिटिव चार्ज, आयोडीन पर नेगेटिव चार्ज, दोनों न्यूट्रलाइज करते हैं एक दूसरे को और फॉर्मूला बन जाता है PH4I। अब ये जो फोस्फोनियम आयोडाइड बना है कैसे बना है, पहले आपने P4 की रिएक्शन HI के साथ करा देनी है। HI के साथ जैसे आप रिएक्शन कराएंगे तो ये कन्वर्ट होगा PH4I के अंदर। अब ये जो PH4I बनेगा इसकी रिएक्शन हमें करानी है अल्कली के हाइड्रोक्साइड से। बेसिकली यहाँ पे आप NaOH का यूज़ भी कर सकते हैं, KOH का यूज़ भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी हाइड्रोक्साइड यूज़ किया जा सकता है। बस याद रखना है कि अल्कली हाइड्रोक्साइड होना चाहिए क्योंकि ये पानी में सोल्यूबल होते हैं, डिजोल्व हो सकते हैं। तो पोटेशियम तुरंत अपना कॉन्जुगेट निकालेगा और बाहर हो जाएगा, तो पोटेशियम आयोडाइड की फॉर्मेशन हो गई। यहाँ से फॉस्फीन गैस को हम बाहर निकाल लेंगे क्योंकि ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ये हमारी नीड है। बचा एक हाइड्रोजन और यहाँ से OH, ये कंबाइन होकर के बना देंगे वाटर मॉलिक्यूल। देखो इनऑर्गेनिक की सारी रिएक्शंस हमारी रिक्वायरमेंट और हमारी नीड के बेसिस पर चलती हैं। सबसे पहले वो चीज़ निकाल लो जिसकी नीड हमें है या जिसकी प्रिपरेशन हमें करनी है, और तुरंत उसके बाद कॉन्जुगेट ढूंढने शुरू कर दो कि कौन किसका कॉन्जुगेट है। जैसे हम एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर के अंदर कॉन्जुगेट एसिड का कॉन्जुगेट बेस ढूंढते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे कॉन्जुगेटिव जो पार्ट होते हैं उनको ढूंढ करके कंबाइन कर देना है, तो रिएक्शन ईजी हो जाएगी। और रही बैलेंसिंग की बात, तो बैलेंसिंग कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत हार्ड एंड फास्ट वाला कोई रोल नहीं है, कोई काम नहीं है वहाँ पे, बहुत सिंपल चीज़ है बैलेंसिंग करना, तो बैलेंसिंग भी हो जाएगी। नेक्स्ट वन, अगर हम बात करें इनकी प्रॉपर्टीज़ को लेकर के, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली आती है फिजिकल प्रॉपर्टी कि जो फॉस्फोरस है वो नेचर में ब्लैक कलर में भी पाया जाता है, वाइट कलर में भी पाया जाता है, रेड कलर में भी पाया जाता है। बेसिकली वाइट फॉस्फोरस भी होता है, रेड फॉस्फोरस भी होता है और ब्लैक फॉस्फोरस भी होता है। 3 तरीके का फॉस्फोरस हमें मिलता है, लेकिन जो वाइट फॉस्फोरस है वो नेचुरल अकरिंग होता है। जब हम वाइट फॉस्फोरस को अप्रोक्सीमेट 453 केल्विन टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो वो रेड फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है, और जब हम रेड फॉस्फोरस को अप्रोक्सीमेट 273 या 278 केल्विन के आसपास हीट करते हैं तो वो ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि अगर मुझे ब्लैक फॉस्फोरस चाहिए हो तो हमें वाइट को हीट करना पड़ेगा रेड में, देन रेड को हीट करना पड़ेगा ब्लैक में। और जो पॉइजनस, इनमें सबसे ज़्यादा पॉइजनस नेचर पाई जाती है वो ब्लैक फॉस्फोरस की पाई जाती है। ब्लैक फॉस्फोरस को हम पॉइजनस फॉस्फोरस के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी फॉस्फीन गैस को लेकर के है। तो फॉस्फीन गैस एक कलरलेस गैस होती है जिसके अंदर से रोटन फिश जैसी स्मेल होती है, बिल्कुल सड़ी हुई मछली जैसी। तो सड़ी हुई मछली अगर किसी ने स्मेल करी हो कभी तो वो समझ पाएगा कि हाँ एग्जैक्टली फॉस्फीन की स्मेल क्या होती है। और ये नेचर में होती है हाईली पॉइजनस क्योंकि इसके अंदर फॉस्फोरस प्रेजेंट है। और फॉस्फोरस जो है बेसिकली वो रेड फॉस्फोरस का भी इसके अंदर यूज़ किया जाता है फॉस्फीन की प्रिपरेशन में, तो इसीलिए ये नेचर में पॉइजनस भी होती है। अगर इसके ऊपर हम कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स पास कर दें जैसे HNO3, Cl2 और Br2, या और भी बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, जैसे KMnO4 का यूज़ किया जा सकता है, K2Cr2O4 का, K2Cr2O7 का। इसी तरीके से बहुत सारे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स केमिस्ट्री के अंदर काम करते हैं, अगर इस गैस के ऊपर उनको पास किया जाए तो ये एक्सप्लोजन करती है, यानी कि ये एक्सप्लोजिव भी है नेचर में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के कांटेक्ट में आते ही एकदम बर्स्ट होने की नेचर रिप्रेजेंट करती है। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो पानी में सोल्यूबल होती है। पानी में सोल्यूबल क्यों है? क्योंकि फॉस्फोरस हाइड्रोजन को रिलीज़ कर सकता है, और जैसे ही हाइड्रोजन रिलीज़ होगा पानी में जाकर के तो इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसका रीज़न ये भी कह सकते हैं कि जो सॉल्यूशन है PH3 का पानी के अंदर वो डिकम्पोज हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, गिविंग रेड फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन। जैसे ही आप PH3 को पानी में डालते हैं तो उसके अंदर से रेड फॉस्फोरस बाहर निकल जाता है और हाइड्रोजन गैस पूरी बाहर निकल जाती है। केमिकल प्रॉपर्टी में अगर हम बात करें तो कॉपर सल्फेट और मरकरी क्लोराइड की रिएक्शन, जो कि मर्क्यूरिक क्लोराइड है, यहाँ पर यह है मर्क्यूरिक क्लोराइड, इन दोनों की रिएक्शन अगर फॉस्फीन से करा दी जाए तो ये रेस्पेक्टिव एसिड को बाहर कर देते हैं। इसकी ये प्रॉपर्टी है कि ये रेस्पेक्टिव एसिड बनाते हैं, और ये कह सकते हैं कि मेटल का क्या बनने वाला है, फॉस्फाइड बनने वाला है। तो यहाँ से जो H है वो सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड,
यहाँ से जो H होगा वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा HCl, और जो मेटल है वो फॉस्फोरस से रिएक्शन करके अपना फॉस्फाइड बनाएगी। तो कॉपर जो है वो क्यूप्रिक वाला यूज़ हुआ है, मरकरी है वो मर्क्यूरिक वाला यूज़ हुआ है, क्योंकि कॉपर की वैलेंसी भी यहाँ पर 2 है और मरकरी की वैलेंसी भी यहाँ पर 2 है। तो ये फॉर्मूला भी उसका रेस्पेक्टिव बनाएंगे Cu3P2। और यहाँ पर ये जो कंपाउंड बनते हैं बेसिकली एक इनसोल्यूबल पार्ट की तरह बनते हैं। इनकी पीपीटी प्रिपेयर हो जाती है, जिसमें से जो कॉपर फॉस्फाइड है उसका कलर तुमको ब्राउनिश ब्लैक मिलेगा और मरकरी का भी ब्राउनिश ब्लैक ही मिलेगा। और ये ब्राउनिश ब्लैक होने के पीछे का रीज़न है क्योंकि कॉपर अपने आप में जनरली ब्राउनिश कलर का होता है, मरकरी अपने आप में सिल्वर ब्लैक कलर की होती है, और फॉस्फोरस यहाँ पर रेड वाला है। जैसे ही ये कंबाइन होंगे तो दोनों का कलर कैसा बन जाएगा, ब्राउनिश ब्लैक बन जाएगा। एग्जैक्टली ब्लैक होना ज़रूरी नहीं है, थोड़ी सी ब्राउन की शेड ब्लैक की तरफ अगर जाए, थोड़ी सी डार्क शेड हो जाए तो उसको वहाँ पर हम ब्लैकिश ब्राउन शेड ही कहेंगे। नेक्स्ट वन कि फॉस्फीन जो है वो एक वीकली बेसिक होती है नेचर में। फॉस्फीन एक वीक बेस की तरह यूज़ की जाती है, जैसे अमोनिया एक वीक बेस में कंसीडर होती है, ऐसे ही फॉस्फोनियम कंपाउंड्स विद एसिड जब रिएक्शन करते हैं तो वो भी अपना एक वीक बेस तैयार करते हैं। तो ये PH3 को जैसे हम HBr से रिएक्शन कराएंगे तो ये PH जो है बेसिकली फॉस्फीन जो है ये कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, H पॉजिटिव से रिएक्शन करते ही फॉस्फोनियम आयन में। तो ये PH4 पॉजिटिव बना देगी और वो PH4 पॉजिटिव Br से रिएक्शन करके फॉस्फोनियम ब्रोमाइड बना देगा। तो अभी हम बात करेंगे यहाँ पे यूजेस को लेकर के। बेसिकली फॉस्फीन के यूजेस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यूज़ की बात करता हूँ तो फॉस्फीन को होम सिग्नल देने के लिए यूज़ किया जाता है। होम सिग्नल क्या चीज़ है? अब ये जब समुद्रों के अंदर या पहाड़ों के बीच में कहीं पर शिप्स फंस जाते थे या फंस जाते हैं आज के टाइम में भी, तो वहाँ पर रेडार काम करना बंद कर देता है। या फिर जो पनडुब्बी नाम सुना हो अगर, जिनको हम मरीन शिप बोल सकते हैं, जो पानी के अंदर चलने वाली जहाज़ हैं छोटी छोटी, बेसिकली उनके रेडार सिग्नल जब काम करना बंद कर देते हैं या फिर जब वो रेडार से बाहर निकल जाते हैं तो तब हम यूज़ करते हैं इन होम सिग्नल्स का। होम सिग्नल का क्या मतलब हुआ कि जैसे मैंने अभी बताया फॉस्फीन गैस में प्रॉपर्टी होती है छल्ले बनाने की। तो जब हम फॉस्फीन गैस को छल्ले बनाते हुए जहाज़ों से बाहर छोड़ते हैं तो इस टाइप के रिंग बनाते हुए वो ऊपर की तरफ जाते हैं, जिनके बिहाफ पे पता लगाया जाता है कि कोई जहाज़ कहीं पर फंस चुका है, और इन सिग्नल्स को हम होम सिग्नल्स का नाम देते हैं। कंटेनर्स containing calcium carbide and calcium phosphide are pierced and thrown in the sea when the gas evolved, burn and serve as a signal। ये पूरा इसका प्रोसेस है। जिन कंटेनर्स के अंदर ये काम होता है, बेसिकली पानी का कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी है। अगर वाटर का कॉन्टैक्ट नहीं होगा तो ये होम सिग्नल्स की प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी, होम सिग्नल्स नहीं बन पाएंगे। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ स्मोक स्क्रीन, धुएँ की स्क्रीन बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। कैल्शियम फॉस्फाइड रिएक्ट्स विद वाटर प्रोड्यूसिंग फॉस्फीन। जब कैल्शियम फॉस्फाइड की रिएक्शन हमने अभी देखी स्टार्टिंग में प्रिपरेशन में, तो उसने फॉस्फीन बनाया, विच बर्न्स इन द एयर टू गिव क्लाउड्स ऑफ फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। ये जो फॉस्फीन बनती है इसको एयर में अगर जला दिया जाए तो ये फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड बना देती है, दैट इज़ P2O5, एंड दैट एक्ट्स एज द स्मोक स्क्रीन। इसको हम धुएँ की स्क्रीन का नाम देते हैं। तो बेसिकली ये हुई हमारी फॉस्फीन, जो फॉस्फोरस का फर्स्ट कंपाउंड है। नेक्स्ट हम बात करें अगर, तो हमारे पास आ जाते हैं फॉस्फोरस हैलाइड्स। फॉस्फोरस हैलाइड्स सिंपल हैं, बहुत इजी हैं। इनका जो जनरल फॉर्मूला है वो P+3 रिप्रेजेंट किया जाता है और X-1 रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से फॉस्फोरस अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा। और जैसे ये कंबाइन होंगे तो हमारे पास फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा PX3, दिस इज़ द फॉस्फोरस हैलाइड, जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड। और अगर फॉस्फोरस +5 ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करे और हेलोजन हमारे पास -1 हो तो बेसिकली फॉर्मूला होगा PX5, इसको हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड। तो ये दो तरीके के हैलाइड्स की फॉर्मेशन करता है, एक हमारे पास ट्राई हैलाइड है, दूसरे हमारे पास पेंटा हैलाइड हैं।
बारी बारी से दोनों की प्रिपरेशंस की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिया यहाँ पे फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड, जो कि PX3 का एक कंपाउंड है, यहाँ पर हेलोजन क्लोरीन है। रिएक्शन में PCl3 को ऑब्टेन किया जा सकता है बहुत आसानी से। वाइट फॉस्फोरस के ऊपर क्लोरीन गैस को पास आउट कर दो। जैसे ही वाइट फॉस्फोरस पे क्लोरीन गैस पास करोगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड में। नेक्स्ट वन इज द कि रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस विथ थायोनिल क्लोराइड, SOCl2 इज नोन एज थायोनिल क्लोराइड। तो जब आप फॉस्फोरस की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं तो फॉस्फोरस अपने साथ 3 क्लोरीन के एटम कंसिस्ट करा लेता है और कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड में। थायोनिल क्लोराइड की प्रॉपर्टी है, जो कि हमने कई बार क्लासेस में पढ़ी है, कि वो अपने अंदर से सल्फर डाइऑक्साइड गैस को इवोल्यूट करता है और साथ में यहाँ से बाहर निकालता है H2Cl2 डाई सल्फर डाइक्लोराइड। प्रॉपर्टीज़ में अगर मैं बात करूँ तो इसकी फिजिकल अपीयरेंस जो होती है वो बहुत ऑयली होती है। नेचर में एक ऐसा पाया जाता है, ऑयली लिक्विड और कलरलेस पाया जाता है, और मॉइस्चर में हाइड्रोलिसिस हो जाता है। अगर हम इसको पानी में डालते हैं तो इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है। तो PCl3 को जैसे आप वाटर के साथ रिएक्ट कराते हो, तुरंत ये H3PO3 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा बाई रिमूवल ऑफ HCl एसिड। यहाँ से कॉन्जुगेट्स एक दूसरे को लेकर के बाहर जाएंगे और साथ में बनेगा ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, दैट इज़ H3PO3। नेक्स्ट रिएक्शन इज़ कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है उनके साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके वहाँ से ऑर्थोफॉस्फोरिक और ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड को बाहर करेगा। कैसे? CH3COOH या C2H5OH आर दोज कंपाउंड्स विच कंटेन्स हाइड्रोक्साइड ग्रुप इन इट्स मॉलिकुलर फॉर्मूला। तो PCl3 इनसे रिएक्शन करने के बाद यहाँ से H को रिप्लेस करता है। ये H रिप्लेस किया जाएगा किसकी हेल्प से? Cl की हेल्प से। या बेसिकली ये कह सकते हैं कि जो OH ग्रुप के कंपाउंड्स जब हम लेकर के चल रहे हैं तो वो पूरा का पूरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव होगा और Cl उसकी प्लेस ले लेगा। तो कंपाउंड बनेंगे CH3COCl के, जिसको हम बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड। और यहाँ पर जो रिमूवल हुआ वो किसका हुआ? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का। सिमिलरली इन केस ऑफ एल्कोहल अगर हम बात करते हैं तो एल्कोहल्स में ये OH ग्रुप Cl से रिप्लेस होगा, तो ये बनेगा एल्काइल हैलाइड, तो C2H5Cl, दिस इज नोन एज इथाइल क्लोराइड। और साथ में जो बाहर निकलेगा ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। तो इन केस ऑफ एसिटिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड मिलता है, और एल्कोहल्स के केस में हमें ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड मिलता है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास आ जाता है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, दैट इज़ PCl5। तो इसका जो फॉर्मूला है वो PX5 टाइप का है, क्योंकि यहाँ पर फॉस्फोरस +5 ऑक्सीडेशन स्टेट पर एग्जिस्ट कर रहा है। प्रिपरेशन इसकी भी PX3 के जैसी ही है, PCl3 के। प्रिपरेशन इसकी भी PX3 के जैसी ही है, यानी PCl3 के जैसी ही इसकी प्रिपरेशन है। बस अमाउंट ऑफ क्लोरीन इसके अंदर इंक्रीज़ हम कर देंगे। अमाउंट ऑफ क्लोरीन को जब हम बढ़ाएंगे तो हमें मिलने वाला कंपाउंड होगा फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो अगर मैं बात करता हूँ प्रिपरेशन को लेकर के, तो सबसे पहली इसमें आ जाती है कि व्हेन वाइट फॉस्फोरस रिएक्ट्स विद क्लोरीन या एक्सेस क्लोरीन, हम इसको यहाँ बोलेंगे कि व्हेन वाइट फॉस्फोरस रिएक्ट्स विद एक्सेस क्लोरीन then it converts into the phosphorus pentachloride. Similarly thionyl chloride से हम इसकी रिएक्शन कराएंगे, तो जब वो एक्सेस क्लोरीन को अपने अंदर कंज्यूम कर लेगा तो यहाँ पर H2Cl2 की प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी, यानी कि खाली SO2 गैस का इवोल्यूशन करते हुए हमें क्या मिल जाएगा? फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड मिल जाएगा। प्रॉपर्टी में अगर मैं बात करूँ तो ये येलो कलर का एक वाइट पाउडर होता है, येलोइश वाइट कलर। येलोइश वाइट को हम कंसिडर कर सकते हैं कि बहुत लाइट येलो कह सकते हो, या कहीं कहीं पर ये येलो दिखाएगा, कहीं कहीं पर ये वाइटिश प्रॉपर्टी को भी रिप्रेजेंट करेगा। मॉइस्ट एयर के अंदर ये प्रेजेंट होता है, यानी कि इसके अंदर थोड़ी सी नमी पाई जाती है, और उस नमी की प्रेजेंस की वजह से ये आसानी से POCl3 में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर तुम एक्सेस अमाउंट में पानी डालते हो तो ये रिएक्शन बहुत ईजी हो जाती है, बहुत अच्छी, और विदाउट एक्सोथर्मिक प्रोसेस ये रिएक्शन चलती है। तो बेसिकली हमें मिलता है यहाँ से फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिल क्लोराइड है ये। बेसिकली देखो, पहला स्टेप जो हमें मिलने वाला है, PCl5 का हाइड्रोलिसिस हमने कराया, वो बनेगा फॉस्फोरिल क्लोराइड POCl3 और पेयर बनेगा HCl के साथ। ये जो फॉस्फोरिल क्लोराइड है ये अभी बचे हुए पानी के साथ रिएक्शन करेगा, जो मॉइस्चर बचा रह जाएगा बीकर के अंदर, जिस भी बीकर में हम रिएक्शन करा रहे हैं। तो कंबाइन होकर के ये हमें बनाता है फॉस्फोरिक एसिड,
H3PO4 विद रिमूवल ऑफ HCl एसिड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ कि जब हम इसको हीट करते हैं, अब क्या हुआ कि मैंने PCl5 को हीट किया, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, छोटी क्लासेस में भी हम ये चीज़ पढ़ते थे, दिस इज़ नॉन एज द डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो जब हम इसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो बेसिकली ये टूट जाता है PCl3 और Cl2 में, इवोल्यूशन मिलता है हमें क्लोरीन गैस का। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन कर लेता है जिनमें OH प्रेजेंट है। तो इथाइल अल्कोहल से जैसे ही मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा तो PCl5 की प्रॉपर्टी होती है कि वो POCl3 और HCl का पेयर निकालेगा। इसमें हमें हमेशा ही HCl और POCl3 का मिक्सचर मिलेगा। तो हमेशा जब कभी भी कहीं पर आपकी रिएक्शन किसी भी चीज़ के साथ अगर PCl3 या PCl5 करता हुआ दिखाई दे तो PCl5 का साइड प्रोडक्ट हमेशा निकालना है POCl3 और प्लस HCl, लेकिन PCl3 अगर कहीं आता है तो केवल प्रोडक्ट निकालना है H3PO4। सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट है जो याद रखना है, बाकी मेन प्रोडक्ट हमें ऑटोमेटिकली खुद मिल जाएगा उस रिएक्शन के अंदर अगर हम साइड प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो जो अल्कोहल्स हैं हमारे पास जिनमें हाइड्रोक्साइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, उसकी रिएक्शन PCl5 से अगर मैं कराता हूँ तो साइड प्रोडक्ट मैंने लिख दिया POCl3 और HCl। तो यहाँ से ये पूरा का पूरा ऑक्सीजन देखो कैसे कंज्यूम हुआ, फॉस्फोरस यहाँ से आ गया, ऑक्सीजन यहाँ से आ गया, 3 क्लोरीन आ गए, POCl3 बन गया। यहाँ से अभी H बचा हुआ है और एक Cl बचा हुआ है, तो वो कंज्यूम हो गया HCl में। अभी भी मेरे पास एक Cl बचा हुआ है, वो चला जाएगा एल्काइल ग्रुप के साथ, तो वो बन जाएगा एल्काइल हैलाइड या एल्काइल क्लोराइड। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड ऑल्सो रिएक्ट्स विद मेटल्स। ये ऐसी मेटल्स के साथ रिएक्शन कर लेता है जो नोबल मेटल्स होती हैं या जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होती हैं। जैसे कि मैंने सिल्वर की बात करी, एक लेस रिएक्टिव मेटल है, तो सिल्वर के साथ रिएक्शन कर लेता है PCl5 और आसानी से सिल्वर का क्लोराइड बना देता है। और PCl3 का यहाँ से क्या करता है ये इवोल्यूशन। तो ये नोबल मेटल्स के साथ रिएक्शन करके PCl3 का इवोल्यूशन देता है, ये इसकी एक इनबिल्ट करेक्टरिस्टिक है। स्टेनस जो कि मेटलॉइड की तरह दोनों की तरह यूज़ की जाती है इन मैनी रिएक्शंस, और इसको कार्बन फैमिली के अंदर रखा गया है। तो स्टेनस के साथ भी रिएक्शन करके ये स्टेनस को ऑक्सीडाइज कर देता है SnCl4 में और खुद कन्वर्ट हो जाता है PCl3 में। नेक्स्ट इसका जो यूजेस अगर हम बात करते हैं तो इसका यूज़ किया जाता है कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस में। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बनाए जा सकते हैं। देखो जैसे C2H5Cl ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, CH3Cl ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसकी हमने फॉर्मेशन की है अभी इन दी अबव रिएक्शन। तो यहाँ पर हमारे ये कंपाउंड्स हो जाते हैं ख़त्म। कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस जो हमने बात करी, इसमें PCl5 और PCl3 दोनों इंपॉर्टेंट हैं। अगर मैं इनकी स्ट्रक्चर की ओर बात कर लूँ साथ के साथ, तो PCl3 कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होता है, बीच में फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल के 3 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन देते हैं विद 3 क्लोरीन एटम्स, और बाकी के जो 2s2 वाले हैं, 3s2 वाले जो लोन पेयर बचे रह जो इलेक्ट्रॉन बचे रह जाते हैं वो एज अ लोन पेयर काम करते हैं। लेकिन अगर यही फॉस्फोरस को, जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 एंड 3p3 होता है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स पहले तो ट्राईक्लोराइड बनाने में इन्वॉल्व कराएगा, किसके, p ऑर्बिटल के यानी कि p सब शेल के, और जो s सब शेल वाले हैं वो एज अ इनर्ट इलेक्ट्रॉन काम करेंगे जो कि लोन पेयर में प्रेजेंट होते हैं। अब अगर मैं 5 क्लोरीन के साथ
ये कौन है? शिवांश एयर थे। कौन कौन सी क्लास के बच्चे आजकल ज्वाइन करने लगे हैं? 7th है ये तो, 8th भी नहीं है। तो अगर मैं अब यहाँ पे फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की स्ट्रक्चर को अगर रिप्रेजेंट करूँ तो फॉस्फोरस ये आ गया मेरे पास। इस फॉस्फोरस के साथ टोटल कितने क्लोरीन एटम हमें कनेक्ट करने हैं? 5 क्लोरीन एटम कनेक्ट करने हैं। तो ये मैंने 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, 4 क्लोरीन एंड 5वां क्लोरीन, 5 क्लोरीन मैंने इस तरीके से अरेंज कर दिए। अब क्योंकि फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5, जिसमें से 3 पी ऑर्बिटल के हैं और 2 एस ऑर्बिटल के हैं। ऐसे ही क्लोरीन के आउटर मोस्ट में टोटल होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं सबके इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट नहीं करूँगा, केवल 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में होते हैं। इस तरीके से सारे एटम्स के पास 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब क्योंकि हर एटम की एक प्रॉपर्टी है कि उसको अकॉर्डिंग टू दी ऑक्टेट रूल अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है बाय लॉसिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स का। चाहे वो लॉस करे चाहे गेन करे, उसको आउटर मोस्ट शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं। तो बेसिकली हर क्लोरीन फॉस्फोरस से 1 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉस्फोरस से ज़्यादा है। तो क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। सिमिलरली इस क्लोरीन का पूरा हुआ, इस क्लोरीन का पूरा हुआ, इस क्लोरीन का पूरा हुआ, इसी तरीके से इस क्लोरीन का पूरा हुआ। तो यहाँ पे फॉस्फोरस जो है बेसिकली वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता ड्यू टू द कैटिनेशन प्रॉपर्टी, लेकिन जो क्लोरीन है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और ये फॉस्फोरस से अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो PCl3 में जो स्ट्रक्चर पाई जाती है वो पिरामिड स्ट्रक्चर होती है, या ट्रायंगुलर पिरामिड हम इसे बोल सकते हैं, केवल और केवल। और जो PCl5 है, PCl5 की जो स्ट्रक्चर होगी वो ट्रायंगल तो बनेगा, ये ट्रायंगुलर प्लेनर तो ये हो गया। उसके बाद एक क्लोरीन ऊपर की तरफ बाउंड होगा, एक क्लोरीन नीचे की तरफ बाउंड होगा, तो इसकी स्ट्रक्चर हो जाती है बाई पिरामिडल। एक पिरामिड ऊपर से बनेगा, सिमिलरली एक पिरामिड नीचे से बनेगा। अगर मैं इस पिरामिड को हाईलाइट करूँ तो सबसे पहले ये मेरे पास एक बन रहा है ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर, क्लोरीन टू क्लोरीन हमने कनेक्ट किया। फिर इस फॉस्फोरस से एक क्लोरीन ऊपर का, फिर इस फॉस्फोरस से एक क्लोरीन नीचे का, और सारे क्लोरीन भी इसी तरीके से कनेक्ट हो जाएंगे फॉस्फोरस के साथ। अब ऊपर वाले क्लोरीन को सारे क्लोरीन के साथ कनेक्ट करोगे तो ये ऊपर से एक पिरामिड बनेगा। सिमिलरली नीचे वाले क्लोरीन को सारे क्लोरीन के साथ कनेक्ट करोगे तो नीचे से भी एक पिरामिड बनेगा। तो PCl5 जो होता है वो बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर दिखाता है और PCl3 केवल पिरामिडल स्ट्रक्चर दिखाता है। ये चीज़ हमें याद रखनी है, जो कि टेट्राहेड्रन की स्ट्रक्चर की तरह, ज्योमेट्री की तरह भी कंसिडर की जाती है। तो यहाँ पर हमारा PCl5 और PCl3 यानी कि कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस भी कंप्लीट हो जाते हैं और ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इस चैप्टर की हमने कंप्लीट कर ली हैं। तो इस चैप्टर को केवल यहीं रोकते हैं अभी। अब इससे रिलेटेड जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो सारे अब हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, जिसमें कुछ MCQs और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सारी चीज़ें हम अगली वीडियो में देखेंगे।